अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद हसन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी इस एमएमपी की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको एक रोटेशन मैट्रिसेस की कुछ एक्सरसाइजेस करवाई थी और उसके बाद मैंने ये किया था कि टेंसर्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। मगर मैं आपको साथ के साथ ये बताता चलूँ कि आप टेंसर्स के बारे में सही से समझ नहीं सकते जब तक आपको एक मैथमेटिक्स को लिखने का खास तरीका नहीं आ जाता, जिसको हम इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। तो आज हम सारी बात इंडेक्स नोटेशन पर करेंगे और उसी के साथ साथ हम कुछ यूज़फुल एलिमेंट्स या वेक्टर कैलकुलस के या टेंसर कैलकुलस के कुछ यूज़फुल एंटिटीज को स्टडी करेंगे, जिसमें क्रोनेकर डेल्टा और लीविस बीटा सिंबल भी शामिल है। तो हम उनको भी देखेंगे, उनको डिराइव करेंगे, या डेरिवेशन तो नहीं कहना चाहिए, खैर खैर उनको देखेंगे कि वो कहाँ से आते हैं और क्या चीज़ें हैं। तो इस नोटेशन के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम टेंसर्स को उनके असल फॉर्म में एक काफ़ी बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एडियो हम शुरू करते हैं। और पहले मैं आप लोगों को एक ख़ास नोटेशन के बारे में बताना चाहूँगा, जिसको हम इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। और इंडेक्स नोटेशन समझाने का कोई बेहतर तरीका नहीं है सिवाय एग्जाम्पल्स के। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, उसी को मैं रिवाइज करवाऊंगा पर एक डिफरेंट नोटेशन के अंदर आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा। तो अब आइए मेरे साथ चलते हैं हम इंडेक्स नोटेशन की स्टडी की तरफ। तो लेट्स से हम पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से कि हमारे पास एक वेक्टर ए जो होता है, हमारे पास एक वेक्टर, अगर मैं ए वेक्टर लूं तो उस वेक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं कि वो कंपोनेंट से मिलकर बना है ए वन आई, या ए एक्स कह देता हूँ मैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, जिसमें आई जे और के जो है हमारे पास, ये हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो ये हम नाइन्थ क्लास से 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब मैं इस नोटेशन को थोड़ा सा चेंज करूंगा। मैं ए एक्स को कहने लगा हूँ ए वन, मैं ए वाई को कहने लगा हूँ ए टू, बस मैं इनकी सब्सक्रिप्ट्स चेंज कर रहा हूँ। और मैं ए जी को कहने लगा हूँ ए थ्री। इसी के साथ साथ मैं हमारी आई जे और के की भी नोटेशन चेंज करने लगा हूँ। तो मैं आई के लिए अब जो सिंबल यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा ई हैट वन का, ठीक है, जिसमें ई हमारा हमें शो करेगा कि आई एक बेसिस वेक्टर है। उसी तरह मैं जे के लिए जो नोटेशन यूज करूंगा वो होगी ई हैट टू की नोटेशन, और मैं के लिए जो नोटेशन यूज करूंगा वो होगी ई हैट थ्री की नोटेशन। ठीक है, तो ये बस मैंने नोटेशन थोड़ी सी चेंज की है और इसको नंबरिंग के अंदर लिख दिया। तो अब देखिए मैं अपने वेक्टर को किस तरह लिख सकता हूँ। अब मेरा वेक्टर को लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा और मैं इस तरह लिखूंगा ए ई वन पहला कंपोनेंट प्लस उसके साथ पहला बेसिस वेक्टर, दूसरा कंपोनेंट उसके साथ दूसरा बेसिस वेक्टर, और तीसरा कंपोनेंट जिसके साथ मेरे पास तीसरा बेसिस वेक्टर आ जाएगा। अब इसी चीज को देखें, मैं एक समेशन नोटेशन में भी लिख सकता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ये ए वन ई वन है, ये ए टू ई टू है, ये ए थ्री ई थ्री हैट है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे इसको एक समेशन नोटेशन के अंदर लिखा जा सकता है, जिसमें अगर मेरे पास ए आई हो और ई आई हैट हो, तो जिसमें से आई जाएगा वन से लेकर एन तक। तो अगर आप लोगों ने समेशन नोटेशन पढ़ी हुई है तो सम का मतलब होता है कि आई वन से लेकर एन तक जाएगा। मतलब अगर मैंने इसको लेट्स से कि थ्री डायमेंशंस में हूँ तो मैं अपने वेक्टर को ऐसे आई को खोल सकता हूँ, मैं वन से लेकर थ्री तक। इसमें अगर मैं इसको खोलूँ तो ये मेरे पास बिल्कुल थ्री डायमेंशनल वेक्टर बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये ए वन ई वन हैट है, प्लस ए टू ई टू हैट है, प्लस ए थ्री ई थ्री हैट है। मैंने कुछ भी नहीं किया, आई हैव ओनली चेंज द नोटेशन अ लिटिल बिट, और मैंने कोई चेंज नहीं लाया मैं। तो देखिए हम वेक्टर को कितने कितने कॉम्पैक्ट तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारा वेक्टर्स को लिखने का तरीका तब्दील हो गया है, और जो हमारा वेक्टर्स को लिखने का तरीका है वो है आई इक्वल्स वन टू एन। और अगर हम एन डायमेंशन में होंगे, एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में होंगे, तो जाहिर सी बात है हम आई इक्वल्स वन टू एन कर सकते हैं और सारे एन के एन कंपोनेंट्स को हम समेशन के अंदर इन्वॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास एक एन डायमेंशनल वेक्टर बन जाएगा। तो ये देखिए कितनी कॉम्पैक्ट नोटेशन है, इससे हम हर डायमेंशन के वेक्टर्स को एक बड़े कॉम्पैक्ट वे में लिख सकते हैं। तो यही हमारे पास समेशन नोटेशन है। अब देखें, अब हम हमने वेक्टर को
लिखना सीख लिया है इंडेक्स नोटेशन के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं इंडेक्स नोटेशन के अंदर। तो इधर मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो अब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है, हम सबको पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो जब भी हम दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है ए और मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी, तो हमें पता है कि जो दोनों वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट होता है वो हम इस तरह लिखते होते हैं ए डॉट बी। और इसको हम इस तरह करते होते हैं कि एक्स कंपोनेंट एक्स के साथ आता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी डी जी। ये हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, इसी तरह हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो हमने अभी जैसे x को 1 कहा हुआ है, y को 2 कहा हुआ है और z को 3 कहा हुआ है, तो हम अगर अपनी नोटेशन के अंदर देखें तो ये कुछ इस तरह भी लिखा जा सकता है कि ये a1 b1 हो जाए प्लस a2 b2 हो जाए प्लस a3 b3 हो जाए। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड होता है ना यूक्लिडियन स्पेस में। इसके बाद हम इसको समेशन नोटेशन में अपने डॉट प्रोडक्ट को भी लिख सकते हैं। वो कैसे कि समेशन जाएगी i इक्वल्स 1 टू n ए आई बी आई, और इधर क्या हो रहा है, हमारे वेक्टर्स के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बेसिस वेक्टर के साथ होते हैं इनको हम कंपोनेंट्स कहते होते हैं, और ये आई जे के जो होते हैं इनको हम बेसिस वेक्टर्स कहते होते हैं। कंपोनेंट क्या चीज होती है, वो बताती होती है कि कितना एक खास बेसिस वेक्टर आपके वेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है। तो हमारे पास इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट को भी लिख सकते हैं। देखिए, हमने अब डॉट प्रोडक्ट्स के बारे में देखा कि डॉट प्रोडक्ट्स को कैसे हम समेशन नोटेशन के अंदर लिख सकते हैं। अब हम मजीद चीज़ों को देखेंगे, इंडेक्स नोटेशन के अंदर लिख सकते हैं सॉरी, और हमने देखा कि हम वेक्टर को भी कैसे इंडेक्स नोटेशन के अंदर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास दो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि हम कैसे एक वेक्टर को और एक डॉट प्रोडक्ट को दो वेक्टर्स के इंडेक्स नोटेशन के अंदर लिख सकते हैं। तो अब अभी हमने देखा कि हमारे पास एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है कि समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n ए आई एंड देन वी गॉट ई आई हैट। ये हमारे पास एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। एंड हमने ये देखा कि जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, उसको अगर हम इंडेक्स नोटेशन में लिखने के लिए आए तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ऑफ कोर्स ये एक स्केलर है, ए आई बी आई जो है अभी तक हमारे पास एक स्केलर है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर जो है ना, ये असल में दो चीजों से मिलकर बना होता है। तो अ वेक्टर इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स। ठीक है ना, एक जो वेक्टर है वो दो एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। एक वेक्टर कौन से दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, इसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और कंपोनेंट्स क्या है इस वेक्टर के, जो a1 a2 और a3 हमारे पास हैं। या फिर अगर मैं इन जनरल किसी कंपोनेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ एक वेक्टर के, तो इन जनरल मैं कहता हूँ ए आई मेरे पास एक वेक्टर का कंपोनेंट होता है। ठीक है, और साथ उसके बेसिस वेक्टर्स के, ठीक है, जिसको हम आई जे और के हैट कहते रहे हैं, या अब हम जिसको कह रहे हैं ई ई हैट ई वन हैट ई टू हैट ई थ्री हैट, जिसको अब हमने कहना शुरू कर दिया। या फिर अगर मैं इन जनरल बात करूं, इन जनरल जो हमारे पास एक वेक्टर है उसके जो बेसिस वेक्टर्स हैं उनको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई आई हैट। फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट any particular component, I'm talking about any component ai or any basis vector ei hat। तो इस तरीके से हम बेसिस वेक्टर्स, एक वेक्टर जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, कंपोनेंट्स और बेसिस वेक्टर से। ठीक है, और हम एक वेक्टर के बारे में जब ज्यादातर बात करनी होती है, इट्स इट्स कन्वीनियंट टू refer to a vector by only its
कंपोनेंट। ठीक है, बहुत दफा हम ऐसे करते हैं कि हम एक वेक्टर को रेफर कर रहे होते हैं बाय इट्स कंपोनेंट। यानी अगर मैं आपको बहुत दफा कहूँ कि मैं एक वेक्टर ए के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं ए नहीं कहता, मैं ए आई लिख देता हूँ वहां पर। तो वो भी क्योंकि मैं एक वेक्टर के बारे में बात कर रहा होता हूँ, तो उसका कोई भी कंपोनेंट मतलब मैं उस वेक्टर के ही किसी कंपोनेंट के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। तो बहुत दफा फिजिसिस्ट ऐसा करते हैं कि जब वो किसी वेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो उसके किसी कंपोनेंट को इस तरीके से लिख देते हैं। तो इसका मतलब भी यही हो रहा है कि वो आप किसी वेक्टर के बारे में एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप पूरे वेक्टर को रेफर कर देते हैं सिर्फ उसका कंपोनेंट लिखकर। ठीक है, तो आप उस पूरे वेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं सिर्फ ये क्या है कि उसके सिर्फ एक कंपोनेंट के बारे में बताकर। और ये जो वेक्टर का एक कंपोनेंट होता है, दिस इज अ वन इंडेक्स ऑब्जेक्ट। तो एक वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो एक वन इंडेक्स ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी कंपोनेंट के बारे में बात करना चाहूंगा, इसका एक्स कंपोनेंट वो ए1 होगा, वाई कंपोनेंट ए2 होगा, जी कंपोनेंट ए3 होगा, इन जनरल कोई भी कंपोनेंट होगा वेक्टर का तो वो ए आई होगा, और हम पूरे वेक्टर को रेफर कर सकते हैं उसके कंपोनेंट से। ठीक है, यही चीज हम मैट्रिसेस के साथ भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आर मैट्रिक्स जो होती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32, R33, राइट। ठीक है, तो इसका कोई भी एक कंपोनेंट अगर मैंने रेफर करना हो, इफ वी वांट टू रेफर टू एनी component within the matrix, तो वो कैसे रेफर करेंगे? देखिए, इस तो हमारे पास जो एक मैट्रिक्स का जो एक कंपोनेंट है, हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इन जनरल हम उसको रेफर कर सकते हैं आर आई जे से। सो इन जनरल वी कैन रेफर टू एनी कंपोनेंट ऑफ द मैट्रिक्स एज आर आई जे। ठीक है, तो अब फिजिसिस्ट अगेन क्या करते हैं, जैसे हम एक ए आई से पूरे वेक्टर को रेफर कर रहे होते हैं ना, वी कैन एक्चुअली यूज आर आई जे to refer to the whole matrix। ठीक है, so this can also be used to refer to the whole matrix। अब आप सोचेंगे कि जैसे वेक्टर्स के अपने कंपोनेंट्स होते हैं और बेसिस वेक्टर्स भी होते हैं, क्या मैट्रिसेस का ये तो मैट्रिसेस के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, आर आई जे जो होते हैं वो मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स होते हैं, पर क्या मैट्रिक्स के बेसिस बेसिस भी होती है एक मैट्रिक्स की? तो यस, मैट्रिक्स की भी बेसिस होती है। ठीक है, और वो दो बेसिस वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है, पर अभी हमें उसके अंदर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना जानना हमारे लिए काफी है कि आर आई जे जो होते हैं वो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के, और हम एक आर आई जे कंपोनेंट लेके पूरी मैट्रिक्स को भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स और बेसिस वेक्टर्स में फर्क रखिए करेगा, और ये कन्वेंशन है कि हम कंपोनेंट्स के जरिए पूरे उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर देते हैं। जैसे ए आई से हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी तरह एक टू इंडेक्स ऑब्जेक्ट से हम एक पूरी मैट्रिक्स को रेफर कर सकते हैं। और मैट्रिसेस को देखें कि एक ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर हमारे पास आ रही है कि मैट्रिसेस आर टू इंडेक्स ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि हाउ डू वेक्टर्स ट्रांसफॉर्म। हमने ये स्टडी किया था, और इसमें हमें पता चला था कि एक वेक्टर जो है, एक फ्रेम के अंदर अगर वो वेक्टर ए है और दूसरे फ्रेम के अंदर वो वेक्टर ए डैश नजर आता है, तो वो वेक्टर किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है? तो ए डैश इक्वल्स आर ए। ठीक है, या एक्स डैश इक्वल्स टू आर एक्स। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रेम में, एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम में हम जब शिफ्ट करते हैं, तो एक वेक्टर के साथ रोटेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाती है। इस चीज को अब हम कोशिश करते हैं समेशन इंडेक्स के अंदर लिखने की। सो नाउ लेट्स ट्राई टू राइट दिस result in
इंडेक्स नोटेशन। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, अब हम कोशिश करते हैं कि हम इसे किसी तरह इंडेक्स नोटेशन में लिख लें। तो देखें, मैं इस मल्टीप्लिकेशन को अगर एक्सप्लिसिटली परफॉर्म करूं तो x1 डैश x2 डैश x3 डैश जो होता है, ये अगर मैं इस मैट्रिक्स को इसको एक्सप्लिसिटली परफॉर्म करूं तो r11 r12 r13 r21 r22 r23 r31 r32 r33, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे पास लिखा जाएगा। और हमारे पास जो दूसरा वेक्टर है x1 x2 x3, वो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आई होप आप सबको आती है कि जो रोज होती हैं वो कॉलम से मल्टीप्लाई होती हैं। तो अब हम ऐसा ही करेंगे और इसको अगर हम एक मल्टीप्लाई करके लिखें तो हमारे पास आ जाएगा, पहला कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा r11 x1 प्लस r12 x2 प्लस r13 x3, ठीक है। फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होकर ऐड होगी, ये हो जाएगा r21 x1 r22 x2 प्लस प्लस आएगा यहाँ पर प्लस r33 x3, ठीक है। और हमारे पास r31 x1 प्लस r32 x2 प्लस r33 x3, हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। और ये देखें, ये एक वेक्टर ही है, ठीक है। ये लग ऐसे बड़ा सा रहा है पर इसमें इसमें सिर्फ एक कॉलम है। तो ये एक 3x1 की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक कॉलम है, ये है एक वेक्टर ही, वो प्लस होकर ऐसे लग रहा है कि बड़ा है। अब हम इसका कोई एक कंपोनेंट देखेंगे किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है। देखें x1 जो है वो किस तरह ट्रांसफॉर्म हुआ है। x1 डैश जो है वो इस चीज के बराबर है। तो x1 कंपोनेंट कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, r11 x1 प्लस r12 x2 प्लस r13 x3, ठीक है। और अगर हम इसको समेशन के अंदर में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखिए पहली इंडेक्स सब में सेम रह रही है रोटेशन मैट्रिक्स की, और दूसरी इंडेक्स के ऊपर समेशन हुए जा रही है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ rij और xj, इसमें हमारे पास j के ऊपर समेशन हो रही है। तो जिसमें हमारे पास j जाएगा, इधर भी xi है, सॉरी मैं इसको ri नहीं लिखता क्योंकि वन पर, तो अभी मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि देखिए ये पहला जो कंपोनेंट है इसमें वन तो सेम रह रहा है, इधर जो पहला कंपोनेंट है x1 है और वन इधर भी सेम रह रहा है, यानी मैट्रिक्स का पहला कंपोनेंट सेम रह रहा है वन, और दूसरे कंपोनेंट पर समेशन हो रही है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसमें समेशन हो रही है ओवर j एज j गोज फ्रॉम 1 to n। तो हमारे पास j पर समेशन हो रही है। पर देखें x2 डैश जो है उसमें हमारे पास बस नीचे r1 की जगह r2 आया है, पर समेशन इधर भी हो रही है, देखिए 1 1 2 2 3 3, यानी हमें इन जनरल अगर हमें कोई कंपोनेंट चाहिए आफ्टर रोटेशन तो हम उसको इन समेशन इंडेक्स में इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स आई हैट जो है या एक्स आई डैश वो हमारे पास है समेशन एज जे गोज फ्रॉम 1 to n r i j x j। तो ये देखें, ये हमने क्या किया, ये इट्स द सेम रिजल्ट। हमने किस रिजल्ट को, वो जो x हैट है r x के बराबर होता है, हमने इस रिजल्ट को इंडेक्स नोटेशन में कंपोनेंट्स के लिए लिख दिया कि एक कंपोनेंट जो होते हैं वेक्टर के वो कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं कि रोटेशन मैट्रिक्स का आई जे कंपोनेंट टाइम्स एक्स जे, और हमारे पास जे के ऊपर समेशन हो रही है। तो ये वही आइडेंटिटी है कि एक वेक्टर किस तरह ट्रांसफॉर्म होता है, पर हमने उसको एक समेशन इंडेक्स में लिख दिया एक पैटर्न नोटिस करके, ठीक है। तो हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं इंडेक्स नोटेशन के अंदर। तो ये हमारे पास एक तीसरा इंतहाई इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। तो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अभी तक आए हैं कि एक जो वेक्टर है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स और उसके बेसिस वेक्टर्स का जो सम होगा ओवर आई, ठीक है। दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उन दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर कर जो सम आएगा वो उसके इसको इस तरह लिख सकते हैं समेशन नोटेशन में या इंडेक्स नोटेशन में। और हमारे पास एक वेक्टर की जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी होती है, अगर हम उसको कंपोनेंट्स में इंडेक्स नोटेशन के अंदर लिखें तो ए आई डैश जो होता है वो बराबर होता है आर आई जे ए जे।
इसमें समेशन अब यहाँ पर किस चीज पर हो रही है, जे पर हो रही है, एज जे गोज फ्रॉम 1 to n। ये तीन हमने बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है डिस्कवर कर लिए कि हम समेशन नोटेशन में या इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को किस तरह लिखा जा सकता है। लेट्स सी हाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैन बी रिटन इन इंडेक्स नोटेशन, इन इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, लेट्स से मैं दो मैट्रिसेस लेता हूँ, एक को मैं मैट्रिक्स को क्या देता हूँ m, और दूसरी मैट्रिक्स को मैं क्या देता हूँ k। तो जब मैं m और k को मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है कि कैसे मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होती हैं, m11 m12 m13 m21 m22 m23 m31 m32 m33, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, k11 k12 k13 k21 k22 k23 k31 k32 k33। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये मैट्रिसेस आपस में कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। आपको पता है रोज जो होती हैं वो कॉलम से मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, तो इनको मिलाकर जो तीसरी मैट्रिक्स बनेगी उस तीसरी मैट्रिक्स को मैं सी कह देता हूँ। ठीक है, इनको मिलाकर हमारे पास एक और मैट्रिक्स बनेगी, और उस मैट्रिक्स को मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उस मैट्रिक्स को सी का नाम दे रहा हूँ। तो वो जो हमारे पास सी मैट्रिक्स होगी, हम देखते हैं उसके उसका पहला कंपोनेंट क्या होगा, यानी सी जो मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 3 by 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और 3 by 3 मैट्रिक्स आएगी, ये आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो C11 C12 C13 C21 C22 C33 C31 C32 C33 C23 पर आना था, जो C33 मैट्रिक्स आएगी। हम देखते हैं इसके कंपोनेंट्स का जो दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होकर इसको बना रही है क्या रिलेशन है। अब देखिए हमें पता है कि जो C11 होगा, यानी इसमें जो पहला कंपोनेंट होगा इसका, वो इसकी पहली रो और इसके पहले कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके, कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके और ऐड करके आया होगा। यानी ये कैसे बना होगा, ये बना होगा M11 इंटू K11 प्लस M12 इंटू K21 प्लस M13 इंटू K31। अब इधर भी जरा गौर करें, इधर गौर इस बात का करें कि हमारे पास ये 1 1 सम, और यानी m का जो दूसरा इंडेक्स है वो और k का जो पहला इंडेक्स है वो, उनके ऊपर समेशन आ रही है। देखिए ये चेंज हुए जा रहे हैं, m1 ये सेम रह रहा है और 3 3 इधर देखें 1 1 2 2 3 3। यानी इसको मैं C11 को अगर मैं समेशन इंडेक्स में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि m1 j एंड देन kj1, क्योंकि j के ऊपर समेशन है, as j goes from 1 to n। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस एक पैटर्न नोटिस किया और उसको फिर समेशन नोटेशन में लिख दिया। चलिए हम कोई और एक रैंडम कंपोनेंट उठाते हैं। अब मैं अगर m21 उठाऊं, ठीक है, तो m यानी अगर मैं C21 उठाऊं तो C21 कैसे बना होगा। अब वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, C21 जो होगा वो इस मैट्रिक्स की पहली रो और इस मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करके बनेगा। सॉरी, 21 जो होगा वो इस मैट्रिक्स की पहली दूसरी रो और इस मैट्रिक्स के पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करके बना होगा। माय बैड। ठीक है, वो मैंने ये थोड़ा गलत हो गया। तो M21 जो होगा, ये हमने जब पहला कंपोनेंट 21 कंपोनेंट निकालना होता है, ये वाला कंपोनेंट निकालना होता है 21 कंपोनेंट किसी मैट्रिक्स का, तो हम जो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है उसमें से पहली की दूसरी रो उठाएंगे और दूसरे का पहला कॉलम उठा के मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा M21 इंटू K11 प्लस M22 इंटू K21 प्लस M23 इंटू K31। ओके, अब देखें अगेन वही चीज हो रही है, m का दूसरा इंडेक्स k का पहला इंडेक्स सम हो रहे हैं। देखिए 1 1 2 2 3 3, और इधर हमारे पास 2 आ रहा है और k की जो हमारे पास
m का जो पहला इंडेक्स है वो 2 है और k का जो पहला इंडेक्स है, आखिरी इंडेक्स है या दूसरा इंडेक्स है, वो 1 है। तो C21 किस चीज के बराबर है? समेशन ऑन j अगेन एज j गोज फ्रॉम m टू, क्योंकि 2 तो सेम रह रहा है, और ये भी j हो जाएगा, k भी j हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा। अब दोनों में नोटिस करें कि ये 2 और ये 1 क्या पैटर्न शो कर रहे हैं। देखें, इधर जो हमारे पास C11 है, यानी C मैट्रिक्स जो इनको मल्टीप्लाई करके बनी है, उसका जो पहला कंपोनेंट है वो इन दोनों उसमें मैट्रिक्स M का पहला कंपोनेंट जो आ रहा है उसके पहले इंडेक्स में 1 आ रहा है, और मैट्रिक्स K के दूसरे इंडेक्स में 1 आ रहा है। उसी तरह C21 में पहला इंडेक्स 2 है, दूसरा इंडेक्स 1 है। तो इसमें जब हम इसका इसका देखें कि ये कैसे बना हुआ है दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो गए, तो इसमें M का पहला इंडेक्स 1 आ रहा है और K का दूसरा इंडेक्स, M का पहला इंडेक्स 2 आ रहा है और K का दूसरा इंडेक्स 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ C21 है तो M2J KJ1 है, इधर भी 2 1 का पैटर्न चल रहा है, ऊपर भी हमारे पास ऊपर 1 1 का पैटर्न चल रहा है। तो अब हम इसको कैसे देख सकते हैं? यानी अगर हमारे पास इन जनरल हमारे पास अगर होता CIK, यानी इसका कोई इन जनरल कंपोनेंट हमने स्टडी करना होता, तो देखिए समेशन अभी भी J से J1 से N तक जाएगी, और M हमारे पास यहाँ I आएगा, J तो वैसे ही सम हो रहा है, और यहाँ K आएगा। तो टू इंडेक्स टेंसर जो हैं वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं, सॉरी टू इंडेक्स ऑब्जेक्ट्स, अभी मैं टेंसर नहीं कहता क्योंकि टेंसर अभी मैंने नहीं बताया। तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इन इंडेक्स नोटेशन जो हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर C एक मैट्रिक्स है जो दो मैट्रिसेस से मिलकर बनी है, तो उसको हम इस तरह कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं कि CIJ जो है वो है समेशन K गोज फ्रॉम 1 टू N, और यहाँ पर हमारे पास M का पहला इंडेक्स जो है वो I हो जाएगा, K पर समेशन हो रही है, और हमारे पास जो K का पहला इंडेक्स K हो जाएगा K J। ठीक है, इधर क्योंकि मैंने CIK लिखा था तो M का पहला इंडेक्स I बना, K का दूसरा इंडेक्स K बना, और जिस पर समेशन हुई वो J बना। और समेशन इंडेक्स आपको मैं बताऊंगा अभी कि डमी इंडेक्स होता है, वो कुछ भी हो सकता है। उसी तरह इधर हम देखेंगे C का जो इंडेक्स है, पहला इंडेक्स जब मैंने I लिया और दूसरा इंडेक्स J लिया, तो K पर मैंने समेशन की है, और I और J को वैसे आना चाहिए कि K की समेशन तो खत्म हो जाएगी। तो अगेन रिजल्ट हमारे पास वही आएगा जब हम समेशन को खोलेंगे। यानी अगर मैं C11 का जिक्र करूं तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, I 1 के बराबर हो जाएगा क्योंकि इधर I मैंने 1 पुट कर दिया, J भी 1 पुट कर दिया, तो M में भी I मैं 1 पुट करूंगा और K में मैं J1 पुट करूंगा। ठीक है, और उसके बाद जब हम समेशन को खोलेंगे, तो मैंने पुट नहीं किया, बस लिख दिया K1, और इसके बाद मैं करता हूँ M1K। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, C11 जो हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जब हम समेशन खोलेंगे तो M11 K11 प्लस M12 K21 प्लस M13 K31। तो देखिए कितना हमारे पास आराम से वो रिजल्ट आ गया है समेशन इंडेक्स के अंदर। तो हमारे पास अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है इंडेक्स नोटेशन में या समेशन इंडेक्स नोटेशन में, जो भी आप कहना चाहें, वो हमारे पास रिजल्ट ये है। तो हमारे रिजल्ट्स में एडिशन हो गई है, और इसी के साथ हमारे इंडेक्स नोटेशन की प्रैक्टिस भी अच्छी होती जा रही है। एक वेक्टर को हम समेशन इंडेक्स में लिख सकते हैं, समेशन एज I गोज फ्रॉम 1 टू N AI EI हैट। उसके बाद हम एक वेक्टर को रेफर कर सकते हैं बाय इट्स कंपोनेंट्स AI, तो कंपोनेंट्स रेफर टू होल वेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम एक वेक्टर्स के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स के दरमियान, उसको हम लिख सकते हैं AI BI, जिसमें I के ऊपर समेशन है एज I गोज फ्रॉम 1 टू N। इसी के साथ साथ हम एक मैट्रिक्स को किस तरह लिख सकते हैं, हम एक मैट्रिक्स को उसके कंपोनेंट से रेफर कर सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ टू इंडेक्स ऑब्जेक्ट्स, या टू इंडेक्स कंपोनेंट्स ऑफ टू इंडेक्स ऑब्जेक्ट्स रेफर टू द होल मैट्रिक्स
ठीक है, अब एक वेक्टर किस तरह ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम इंडेक्स नोटेशन में लिख सकते हैं ऐसे ए आई डैश इक्वल्स आर आई जे। और देखें इधर आई है तो इधर भी आई पर समेशन नहीं हो सकती, ठीक है, इसमें हमारे पास जे पर समेशन होगी। तो जोन सी मैट्रिक्स इक्वेशन की दूसरी तरफ आ रही है ना, इंडेक्स लेफ्ट साइड पर आ रही है, वो राइट साइड पर समेशन नोटेशन में नहीं आ सकती, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आएगा तो हमारे पास इधर हमारे पास ये रिजल्ट आया है हमारे पास। और अब अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हो, यानी अगर सी आई जे जो है वो दो मैट्रिसेस से मिलकर बनी है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं समेशन नोटेशन के अंदर। अगेन अगर वो दो मैट्रिसेस एम है तो एम आई इसकी दूसरी मैट्रिक्स पर सम होगा, दूसरी इंडेक्स पर सम होगा, तो उसको जो मर्जी नाम दें, के के जे। और इसमें समेशन किस चीज पर होगी, के पर होगी, एज के गोज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। सम यहाँ हमारे पास कुछ, मैं जाते जाते टिप्स देता चलूं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट अबाउट इंडेक्स नोटेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंडेक्स नोटेशन के बारे में नोट करने वाले, कि जिस इंडेक्स पर सम हो रहा होता है ना, द इंडेक्स दैट इज बीइंग summed on is dummy index। देखें जैसे हमारे पास इधर है ना सी आई जे, और इसमें हमारे पास के पर सम हो रहा है, के गोज फ्रॉम 1 to n। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एम आई के जे, ठीक है। तो इसमें अगर मैं के को चेंज भी कर दूं तो हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट करें मैं के की जगह एल लिख लेता हूँ, एज एल गोज फ्रॉम 1 to n। तो ये हमारे पास हो जाएगा एम आई एल के एल जे के बराबर हो जाएगा ये हमारे पास। तो अब हमारे पास इस नोटेशन में क्या आ रहा है, एम आई वन के वन जे प्लस, अगर मैं इस इंडेक्स को समेशन को खोल दूं तो एल पर समेशन लगेगी एल वन व के वन जे एम आई टू के टू जे प्लस एम आई थ्री के थ्री जे। और मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज देता हूं कि आप लोग भी ये इसकी समेशन खोल कर देखें, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नो मैटर व्हाट द इंडेक्स दैट इज बीइंग सम्ड ऑन इज, इट इज अ डमी इंडेक्स। डमी इंडेक्स का मतलब है उसको हम किसी भी और इंडेक्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। जिस इंडेक्स पर सम हो वो इंडेक्स हमेशा डमी इंडेक्स कहलाती है, और उस इंडेक्स को हम किसी भी और इंडेक्स के अंदर तब्दील कर सकते हैं। और जाते जाते आखिरी बात ये है कि आइंस्टाइन समेशन नोटेशन, अब से हम जो नोटेशन यूज करेंगे वो होगी आइंस्टाइन समेशन नोटेशन। आइंस्टाइन समेशन नोटेशन, ठीक है। तो आइंस्टाइन समेशन नोटेशन कहती है कि whenever two indices are same, कि जब भी दो इंडिसेस सेम हो, कि whenever two indices are same then we can drop the summation sign and assume that they are being summed on, ठीक है। यानी अब मैं इसके एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल में आएगा, जैसे अभी हमने देखा कि हम एक वेक्टर को लिख सकते हैं समेशन नोटेशन के अंदर एज आई गोज फ्रॉम 1 to n ए आई ई आई हैड। तो आइंस्टाइन ने कहा कि आप इस समेशन साइन को ड्रॉप कर दें, ठीक है, ड्रॉप दिस साइन। वो कहता है अगर हम इसको ऐसे भी लिखेंगे ना, ए आई ई आई हैड, तो इन दोनों इंडिसेस के साथ आने से और सेम होने से ये पता चल रहा है कि ये डमी इंडिसेस हैं, डमी इंडिसेस हैं, यानी इनके ऊपर सम हो रहा है। उसी तरह ये एग्जांपल आपको हर जगह देखने में मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे अगर आप अब डॉट प्रोडक्ट्स को देखें, तो डॉट प्रोडक्ट्स में हम लिखते हैं समेशन एज आई गोज फ्रॉम 1 to n ए आई
बी आई। पर अगर मैं समेशन साइन को ड्रॉप भी कर दूं, देखिए ए आई और बी आई दोनों सेम इंडेक्स के साथ आ रहे हैं, इसका मतलब आई इज ए डमी इंडेक्स, और डमी इंडेक्स पर क्या होता है, सम होता है। अब हमारे एक और मिसाल ले लेंगे, वेक्टर ट्रांसफॉर्म जिस तरह होता है, तो वेक्टर किस तरह ट्रांसफॉर्म होता है, ए डैश आई जो होता है वो आर आई जे एक्स या ए जे के बराबर होता है, ठीक है, उसमें समेशन जे पर होती है। पर अगर मैं ये समेशन साइन ड्रॉप भी कर दूं, तब भी देखें आपको पता चल जाना चाहिए, आइंस्टाइन कहता है कि ये क्योंकि दो इंडिसेस सेम है और इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के अंदर साथ आ रही हैं, तो आपको अज्यूम कर लेना चाहिए कि जे पर समेशन है। यानी जब भी दो सेम इंडिसेस साथ हैं इन अ मल्टीप्लिकेटिव मैनर, तो आप लोगों को ये पता हो जाना चाहिए कि इन मैट्रिसेस पर समेशन है। तो इससे हमारे जो रिजल्ट्स हैं ऊपर वाले, वो क्या बन जाते हैं, उनको हम फिर आइंस्टाइन नोटेशन में इस तरह लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर मैं लिखूं इन आइंस्टाइन नोटेशन, तो आइंस्टाइन नोटेशन के अंदर ये बन जाएगा ए आई ई आई हैट, ये बन जाएगा जस्ट ए आई बी आई, ये बन जाएगा आर आई जे ए जे, ये बन जाएगा एम आई के जे। इसमें हमारे पास के डमी है, डमी इंडेक्स का काम कर रही है, इसमें हमारे पास जे डमी इंडेक्स का काम कर रहा है, ऊपर हमारे पास आई डमी इंडेक्स का काम कर रहा है, और इससे ऊपर हमारे पास आई ही डमी इंडेक्स का काम कर रहा है। तो ये फिर हमारे पास इंडेक्स नोटेशन का एक इंट्रोडक्शन था गाइस। इसमें मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ रिजल्ट्स जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर्स, और वेक्टर को किस तरह इंडेक्स नोटेशन में लिख सकते हैं, उन सब रिजल्ट्स को हम कैसे इंडेक्स नोटेशन में लिख सकते हैं। और इस नोटेशन में चीज़ों को लिखना आना बहुत ज़रूरी है टेंसर्स को समझने के लिए। जब तक आपको ये नोटेशन समझ नहीं आएगी, हम टेंसर्स नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि इन पर एक अलग वीडियो बनाना, सिर्फ इस नोटेशन पर एक अलग वीडियो बनाना बेहतर होगा। और आई होप कि जिनकी अंडरस्टैंडिंग वीक है इंडेक्स नोटेशन या समेशन नोटेशन के बारे में, उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हुई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।